हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए गुडान। सो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ मैं लाने वाला हूं वो उस टॉपिक पे है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ ए बैंक पासबुक इज़ ए कॉपी ऑफ। एक बैंक की जो पासबुक होती है वो किसकी कॉपी है? ए कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक, बी कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, सी कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम। दोस्तों, पासबुक वो होती है जिस पे हम अपनी जितनी भी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, चाहे वो हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बैंक के लिए हम एज ए कस्टमर हैं और हमारा जो अकाउंट है वो बैंक की बुक्स में रहता है। तो जो पासबुक है वो कस्टमर का अकाउंट होता है बैंक की पासबुक में। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड टू नो द कॉजेज फॉर द डिफरेंस बिटवीन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है जो डिफरेंसेस आए हैं उसके कॉजेज ढूंढने के लिए, लेकिन किसके बीच? ऑप्शंस आर ए द बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक, बी द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक, और सी नीदर ऑफ द टू। दोस्तों, जब हम कैश बुक बनाते हैं, आपको याद होगा हम दो कॉलम बनाते थे, एक कैश का एक बैंक का। तो जब भी हमारे पास कुछ बैंक से थ्रू चेक कोई हमें रिसिप्ट आती थी तो हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर लेते थे, या चेक से पेमेंट करते थे तो भी बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते थे। अब डिफरेंस तब आता है जब हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू रिसिप्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर हम कैश में कुछ पेमेंट कर रहे हैं या रिसिप्ट कर रहे हैं, अगर मान लो कैश में रिसिप्ट की या कैश में पेमेंट की, तो उससे हमारे बैंक के बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम पेमेंट चेक से कर रहे हैं या फिर रिसिप्ट चेक से कर रहे हैं तो हमारे बैंक बैलेंस में बैंक बैलेंस में चेंजेस आती हैं। पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, रिसिप्ट करते हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब भी हम कोई रिसिप्ट या पेमेंट करेंगे हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन किस कॉलम में? बैंक कॉलम में। और वही ट्रांजैक्शन फिर बैंक में भी रिकॉर्ड होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो दो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के बीच कुछ टाइम लग जाता है, जिससे हमारा एक बैलेंस इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़ हो जाता है। उसी डिफरेंस को निकालने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम किसको मैच करते हैं? कैश बुक है, उसका जो बैंक कॉलम है उसको अपनी पासबुक के साथ, किसके साथ? अपनी पासबुक के साथ कंपेयर करके हम जो डिफरेंस है कि जिसकी वजह से हमारे दोनों बैलेंस मैच नहीं हो रहे, हम उस डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। सो आंसर वुड बी द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। जो हमारी कैश बुक है उसके बैंक कॉलम का बैलेंस को हम कंपेयर करते हैं अपनी पासबुक के साथ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ए लेजर अकाउंट है, ए बी ए पार्ट ऑफ कैश बुक, सी स्टेटमेंट सेपरेटली प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉजेज फॉर द डिफरेंस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। देखिए दोस्तों, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ना तो हमारा लेजर अकाउंट है, लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस निकालते हैं, तो ये हमारा लेजर नहीं है। ना ही ये पार्ट कैश बुक का कोई पार्ट है। ये स्टेटमेंट है जो हमारा कैश बुक है, इसका जो बैंक कॉलम है उसको कंपेयर करती है हमारी पासबुक के साथ, सो दैट अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो उसको निकाला जा सके। सो सी इज़ द राइट आंसर। स्टेटमेंट सेपरेटली प्रिपेयर्ड, इसको अलग से बनाया जाता है, किस लिए? टू फाइंड आउट द कॉजेज फॉर द डिफरेंस। जो हमारा डिफरेंस आया उसके रीज़न ढूंढने के लिए और डिफरेंस किस में? कैश कॉलम जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और बैंक की पासबुक के बीच का जो डिफरेंस है उसको ढूंढने के लिए हम ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन ए पार्ट ऑफ कैश बुक, बिल्कुल नहीं, कैश बुक का ये हिस्सा नहीं है। पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का भी हिस्सा नहीं है, बैंक कभी भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाता। सो आंसर वुड बी नन ऑफ दिस। ना तो ये कैश बुक का हिस्सा है, ना ही कोई ये बैंक अकाउंट है। ये स्टेटमेंट सिर्फ होती है कि ताकि हम अपने जो बैंक कॉलम है और जो हमारा पासबुक का अमाउंट है उन दोनों के अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो उस डिफरेंसेस को निकाला जा सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। हम जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है किसकी मदद से बनाते हैं? ये ऑलरेडी
आज ही के एमसीक्यू में मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले। 2 कॉलम होते हैं कैश बुक में, कैश और बैंक। हम किसको कंपेयर करते हैं? कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसको कंपेयर किसके साथ किया जाता है? इसको कंपेयर किया जाता है पासबुक के साथ, राइट। तो कैश जो बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसको कंपेयर किया जाता है पासबुक के साथ। सो द आंसर वुड बी, देख लेते हैं, बैंक पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बिल्कुल पहला ही सही है। पासबुक तो कॉमन है, उसके साथ तो कंपेयर करना ही है, लेकिन किसको कंपेयर करना है? कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसको। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये कौन बनाता है? ए बैंक, ए कस्टमर, ए क्रेडिटर। दोस्तों बैंक कभी भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाता। अगर मैं बैंक का एक कस्टमर हूँ और मैं बैंक में रेगुलरली पैसा जमा करवाता हूँ या फिर विड्रॉ करता हूँ, तो मैं अपनी कैश बुक में एक बैंक कॉलम भी मेंटेन करता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे टाइम टू टाइम कि कितना बैंक में मेरे पास बैलेंस पड़ा है। तो उसको अगर कभी मिसमैच हो तो उसके लिए हम बीआरएस बनाते हैं। लेकिन बनाता कौन है? कस्टमर। ना तो बैंक बनाता है ना ही क्रेडिटर बनाता है। ये कौन बनाता है? बैंक का जो कस्टमर है, ताकि वो देख सके कि उसकी जो कैश बुक है और उसकी जो पासबुक है उन दोनों में डिफरेंस जो अमाउंट का है वो किस वजह से आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। देखिए दोस्तों, जब भी हमें बीआरएस बनानी है तो हमें या तो कैश बुक का बैलेंस लेना होता है या पासबुक का, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर आप कैश बुक का बैलेंस ले रहे हो तो उसको आपको कंपेयर करना है पासबुक के बैलेंस के साथ। अब आपने हमेशा देखना है कि ये जो कैश बुक का बैलेंस है ये एज़ कम्पेयर टू पासबुक इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, आपने सिर्फ ये देखना है। अगर ये बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, कैश बुक वाला बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी पासबुक वाला बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैश बुक को भी आपने इंक्रीज़ कर देना है। अगर पासबुक वाला बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको भी आपने क्या कर देना है? डिक्रीज़ कर देना है। हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है। लेकिन कब? जब आप कैश बुक के बैलेंस को लेके बना रहे हो। अगर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ तो इसको भी क्या करोगे? इंक्रीज़। अगर पासबुक का बैलेंस डिक्रीज़ तो इसको भी क्या करोगे? डिक्रीज़ एज़ कम्पेयर टू किसके? कैश बुक। ठीक है, चलिए तो अब इसने क्या कहा, ये आपका आ गया कैश बुक और ये आ गया पासबुक। इसने कहा व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम जो बैलेंस है वो कैश बुक का ले रहे हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अगर कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसा जमा करवा दे, मान लो कस्टमर ने हमारे अकाउंट में 100 रुपीज़ जमा कर दिया, तो मैंने क्या कहा था, आपने हमेशा पासबुक का बैलेंस देखना है कि पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से। तो आपने देखा कि कस्टमर ने अगर 100 रुपीज़ जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, तो ये बैलेंस क्या हो गया? ये बैलेंस इंक्रीज़ हो गया। तो मुझे क्या करना है? मैंने कहा था जो पासबुक में हो रहा होगा इंक्रीज़ तो इंक्रीज़, डिक्रीज़ तो डिक्रीज़। तो आपको इसको भी इंक्रीज़ करना है, इसका मतलब आपको 100 रुपीज़ यहाँ पर भी ऐड करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या रहेगा? एडिट। सिंपली याद रखना है बच्चों आपने कि आपने देखना है कि आप सबसे पहले बैलेंस किसका ले रहे हो, कैश बुक का या पासबुक का। अगर आप कैश बुक का बैलेंस ले रहे हो तो आपको उस बैलेंस को कंपेयर करना है पासबुक के साथ। आपने देखना है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक के बैलेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है, कर दो इंक्रीज़ कैश बुक को भी। डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको भी डिक्रीज़ कर देना है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो आंसर इसका क्या रहेगा? एडिट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन। ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? पार्ट ऑफ कैश बुक? बिल्कुल नहीं। पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट? बिल्कुल नहीं। पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट? बिल्कुल नहीं। तो नन ऑफ द अबव। ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट है जो कंपेयर करती है हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम को हमारी पासबुक के साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक, अब देखिए बैलेंस किसका है? पासबुक का। When the balance as per passbook is the starting point, interest allowed by bank। अब देखिए यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि बैलेंस किसका है? पासबुक का। तो मैंने कहा था 2 बुक्स हैं, कैश बुक और पासबुक। अब अगर आप पासबुक के बैलेंस से शुरू करोगे तो आपने उल्टा देखना है कैश बुक का बैलेंस। कैश बुक के बैलेंस के साथ शुरू करते हो तो आप देखते हो पासबुक, पासबुक के बैलेंस के साथ शुरू करते हो तो आप देखते हो कैश बुक। अब आपने अगर पासबुक के बैलेंस के साथ शुरू किया तो आपने देखना है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से जो ट्रांजैक्शन है, कैश बैलेंस हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़? इंक्रीज़ है तो पासबुक में भी इंक्रीज़, और अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से तो इसको भी डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, हमेशा उलट देखना है। पासबुक से शुरू कर रहे हो तो आपको किसको देखना है? कैश बुक को। और कैश बुक से शुरू कर रहे हो तो किसको देखना है? पासबुक को। ठीक है, चलिए
अब ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये आपकी कैश बुक, ये आपकी पासबुक, राइट। कहता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो अल्टीमेटली आपका पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब एज़ कम्पेयर टू कैश बुक ये बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये भी, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कैश बुक का बैलेंस कम हो गया इससे, क्योंकि ये 100 रुपये अगर बढ़ गया तो ये 100 रुपये, इसका मतलब इसका बैलेंस पहले वाला मेंटेन रहा, यानी 100 रुपये कम था। तो अगर ये 100 रुपया कम हो गया तो मुझे इसको भी क्या करना है, 100 रुपया कम करना है, मतलब माइनस करना है। तो आंसर क्या रहेगा, सब्ट्रैक्टेड। ये आपको फिर से मैं एक बार करवा दूँ कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपका मान लो कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस मान लो 500 रुपये थे, सेम थे। अब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो मान लो 100 रुपये इंटरेस्ट है, ये बैलेंस कितना हो गया 600, लेकिन ये बैलेंस सेम ही रहा, कितना 500। अब मैंने क्या कहा था, अगर आप पासबुक का बैलेंस देख रहे हो तो आपको किसके साथ कंपेयर करना है, कैश बुक के साथ। तो मुझे इस बैलेंस को इसके साथ कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये इसमें से फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो तभी मैंने कहा कि हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी बी, यानी सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट, ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, किसकी मदद से बनाते हैं। मैंने कहा था पासबुक तो कॉमन है, दूसरा कैश बुक में हम बैंक कॉलम देखते हैं। तो बैंक ऑप्शंस आर बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो यही सही है, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, और बैंक कॉलम कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक। दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, बी बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश कॉलम को हम कंपेयर नहीं करते, जो ट्रांजैक्शन कैश में हुई उसको हम कंपेयर करते ही नहीं है। तीसरा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का बैंक कॉलम एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। तो ये दोनों कैश बुक की ही बात कर रहे हैं, बैंक पासबुक की तो बात कर ही नहीं रहा, वो तो कॉमन रहती है। सो इसलिए आंसर क्या रहेगा, ए। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन कहता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, देखिए दोस्तों, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना बैलेंस है, 1500। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि दो बैलेंस को आपको कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करना होता है। अगर आप कैश बुक का बैलेंस ले रहे हो तो आपको उसके पासबुक के बैलेंस के साथ कंपेयर करना है, अगर पासबुक का ले रहे हो तो कैश बुक के कॉलम के साथ, राइट। तो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक 1500 है। आगे कहता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट ₹100। हमने किसी से कोई चेक रिसीव किया था, हमने बैंक में जमा भी करवा दिया, लेकिन हमारे अकाउंट में वो पैसा भी नहीं आया। नॉट क्लियर मतलब अभी हमारे अकाउंट में वो पैसा नहीं आया। तो देखिए ज़रा इसको कि कैश बुक और पासबुक दो बैलेंस हैं, राइट। चेक डिपॉजिट, अगर मान लो मैंने एक बैंक में चेक भेजा 100 रुपीज़ का, इसका मतलब मैंने कैश बैलेंस अपना इंक्रीज़ कर लिया, प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में वो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ, लिखा है ना बट नॉट क्लियर्ड, इट मीन्स ये पुराने वाला बैलेंस ही रहा। तो एज़ कम्पेयर टू पासबुक ये बैलेंस, कैश का जो बैलेंस है ये 100 रुपीज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अब मुझे अगर इसको इसके बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से 100 रुपीज़ इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। सो पहली एडजस्टमेंट क्या होगी कि 1500 में से मैं ये 100 रुपये माइनस कर दूंगा, बचा मेरे पास कितना, 1400। अब ज़रा आगे पढ़ो, आगे कहता है एंड चेक इशूड, हमने किसी को चेक इशू किए थे। देखिए यहाँ पे भी फिर से वही चीज़, कैश बुक और पासबुक, हमने किसी को चेक इशू किए। चेक इशू करने का मतलब हमने पेमेंट की। अगर मैंने किसी को पेमेंट की मान लो 150 की, तो मेरा कैश बैलेंस 150 कम हो जाएगा। लेकिन आगे क्या कहा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जिसको पेमेंट की थी 150 की चेक से, उसने बैंक में वो चेक दिया ही नहीं। इसका मतलब बैंक बैलेंस सेम ही रहेगा, लेकिन कैश बैलेंस हमारा 150 रुपये कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कैश में ही हमने इसकी एंट्री की। तो इसका मतलब अगर ये 150 कम हुआ है, इट मीन्स पासबुक का बैलेंस 150 बढ़ा है, क्योंकि उसमें से तो 150 कटा नहीं। तो मुझे फिर इसको इसके साथ मिलाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, इसमें 150 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 150 इसमें और ऐड कर दूंगा, कुल टोटल हो गया 1550। आई होप ये क्लियर है। तो अब याद रखोगे कि 1550 आपका आंसर आया है अभी तक, इसी में एडजस्टमेंट करेंगे अभी, और 1550 आया था अभी तक। अब देखो बैंक अलाउड इंटरेस्ट, कैश बुक, पासबुक।
बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 50 रुपीज़, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, 50 रुपये बढ़ गया। तो मैंने कहा था कैश को आपको बैंक के बराबर करना है, तो मुझे यहाँ पे भी कैश बुक में भी इसको 50 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 50 ऐड करना पड़ेगा, कर दिया। उसके बाद एंड कलेक्टेड डिविडेंड, बैंक ने 50 रुपये डिविडेंड भी कलेक्ट किया, इसका मतलब अगेन बैंक बैलेंस आपका 50 रुपये बढ़ गया, तो मुझे इसको 50 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से मैं 50 ऐड कर दूँगा। अब ये सारा टोटल कर लो, तो ये टोटल बन जाएगा 0, 5, 10, 15, 1650 ये आंसर है। सिंपली दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस पे, यानी अगर आप कैश बुक से शुरू करें तो पासबुक में के बैलेंस में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश बुक में भी इंक्रीज़ कर दो, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो आप डिक्रीज़ कर दो, बस इतना ही करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया, ओडी का मतलब हो गया नेगेटिव बैलेंस, माइनस में होना, यानी आपने बैंक से 1500 रुपये ज़्यादा निकलवाए हैं, यानी ये आपको एक तरह से बैंक को पेमेंट करनी है, ठीक है। बट द पासबुक मेड अप ऑन द सेम डेट शोर दैट चेक ऑफ रुपीज़ 100, 50 एंड 125 रिस्पेक्टिवली हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि 150 और 125 रुपये का चेक जो है अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया। सबसे पहले फिर से वही कहानी है कि आपको कैश बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ कंपेयर करना है। अब कैश बैलेंस आपका कितना है 1500, ये नेगेटिव बैलेंस है, ब्रैकेट में इसलिए रख रहा हूँ कि माइनस में है ये बैलेंस, ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, राइट। तो ये नेगेटिव बैलेंस है 1500 है ये। अब इसने कहा कि 3 चेक इसने किसी को पेमेंट की थी, अगर आपने पेमेंट की है इट मीन्स माइनस का साइन लगेगा। आपने कैश की पेमेंट की है, कितने की टोटल कर लो, 150 और 125, 275 की आपने पेमेंट की। इसका मतलब एज़ कम्पेयर टू पासबुक आपने 275 की पेमेंट की थी, यहाँ रिकॉर्ड कर ली, लेकिन पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो ये बैलेंस कैश बैलेंस आपका कम हो गया, माइनस हो गया, कम हो गया एज़ कम्पेयर टू पासबुक। तो अगर आपको इसको इस बैलेंस के साथ कंपेयर करना है तो आपको ये 275 फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐड कर दोगे 275, लेकिन क्या, क्योंकि ऊपर वाला बैलेंस 1500 वाला माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपको मैथमेटिकली पता होगा। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 2 गए 2, तो बैलेंस बचा 1225, अभी भी नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव वाली टर्म बड़ी है। आगे कहता है 1225 नेगेटिव, ये आप याद रखोगे क्योंकि यहाँ से स्क्रीन की जगह कम है। मैं आगे फिर से इसको लिखूँगा 1225, इसका क्या आ गया 1225 इसका नेगेटिव बैलेंस। आगे पढ़ लेते हैं क्या है। कहते हैं चेक ऑफ रुपीज़ 400 पेड इनटू अकाउंट हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड। अब हमने 400 रुपये का चेक बैंक में जमा करवाया था, लेकिन अभी तक बैंक में वो पैसा आया नहीं। तो अगर मैंने 400 रुपये बैंक में जमा करवाया, चेक भेज दिया, तो इसका मतलब कैश बैलेंस मैंने 400 रुपये इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन बैंक में तो पैसा जमा हुआ नहीं। इट मीन्स एज़ कम्पेयर टू पासबुक ये बैलेंस आपका क्या हो गया 500 रुपया प्लस हो गया, तो मुझे उसको इसके बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 400 रुपये। अब क्योंकि पहले से ही एक टर्म माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5, 2, 4, 2, 6, 1625 माइनस में, तो 1625 यहाँ पे आपको सी पार्ट दिख रहा है, ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कहता है डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटेड कैश बुक विल बी शोन एज। ठीक है दोस्तों, हमारा जो डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक का, याद रखना कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होगा वो हमारी पासबुक का, यानी बैंक की जो पासबुक है उसका हमेशा उलट होता है क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो कहता है डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटेड कैश बुक विल शोन एज ए डेबिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, ए क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। तो क्या होगा, हमारा जो डेबिट बैलेंस वो बैंक का क्या होगा क्रेडिट। आपने देखा होगा कि जब हम कैश बुक बनाते हैं, मान लो ये बैंक कॉलम है और मेरी सेल हुई चेक से मान लो 2000, तो मैंने अपने अकाउंट को क्या किया डेबिट किया, राइट। मैंने अपना अकाउंट को क्या किया डेबिट, मतलब बैंक में 2000 रुपया जमा कराया, लेकिन अपने अकाउंट को यानी कैश बुक का जो अकाउंट है उसको डेबिट कर लिया। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप कोई पैसा बैंक में जमा करवाते हो तो आपको एक जो मैसेज आता है बैंक की तरफ से, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो आप जो डेबिट करते हो बैंक उसको क्या करता है क्रेडिट, क्योंकि बैंक के लिए आपके द्वारा जमा करवाया गया पैसा एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब भी बैंक की इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है। आपने सीखा होगा रूल्स में, जर्नल की जब हम एंट्रीज बनाते थे तो बैंक में जब भी हम पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है, मतलब बैंक की लाइबिलिटी बढ़ जाती है आपकी तरफ। सो
जो हमारा डेबिट बैलेंस होगा बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा, जो बैंक का डेबिट बैलेंस होगा वो हमारा उल्टा यानी क्रेडिट बैलेंस होगा। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज when preparing a bank reconciliation statement, if you start with debit balance as per cash book, check issued but not presented within the period should be। देखिए फिर से वही कहानी है, कैश बुक और पासबुक। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप बैलेंस किसका ले रहे हो, कैश बुक का। तो मुझे इस बैलेंस को इसके साथ कंपेयर करना है। अगर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो मुझे इसको भी इंक्रीज़ कर देना है, अगर पासबुक का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो मुझे इसको भी डिक्रीज़ कर देना है। ये तो क्लियर है। अब आपने कैश बुक का बैलेंस आपने कहा कि चेक इशूड, आपने किसी को चेक इशू किया, मतलब चेक इशू करने का मतलब आपने किसी को पेमेंट की। तो अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो आप क्या करोगे, अपना कैश बैलेंस रिड्यूस कर लोगे, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट की है और आपको क्योंकि पता है कि आपका बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। आपने पेमेंट कर दी लेकिन बैंक में वो चेक विद इन पीरियड उसने इशू प्रेजेंट नहीं किया, मतलब जिसको आपने चेक दिया था उसने बैंक से वो पैसा नहीं निकलवाया। इसका मतलब कैश बैलेंस आपका बैंक कम हो जाएगा लेकिन बैंक पासबुक का में आपका बैंक बैलेंस जो है वो सेम ही रहेगा। तो एज़ कम्पेयर टू कैश बुक ये बैलेंस आपका क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर थोड़ी आसान भाषा में और समझाऊं, ये कैश बुक और ये पासबुक। देखिए हम कोई फिगर लेके समझते हैं। मान लो आपका कैश बुक का बैलेंस 2000 था, पासबुक का भी स्टार्टिंग में 2000 था। अब किसी को आपने पेमेंट कर दी चेक से 500 रुपये, तो अपना कैश बैलेंस आपने डिक्रीज़ कर दिया, ये रह गया कितना, 1500। अब 500 आपने इसलिए डिक्रीज़ किया था क्योंकि ये बैंक से भी पैसा निकलेगा, लेकिन बैंक से मान लो वो पैसा नहीं निकला, तो बैंक बैलेंस कितना है, 2000। तो मैंने क्या कहा था, कैश बुक के बैलेंस से शुरू करें तो पासबुक को देखना आपने कि उसका बैलेंस क्या हो रहा है। अब इसके मुकाबले कैश बुक के मुकाबले ये बैलेंस क्या हुआ, बड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा फिर से वो 500। सिंपल। सामने वाला बैलेंस देखो पासबुक का, कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो, इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ कर दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है 500। सो द आंसर क्या रहेगा हमारा, एडिट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए बैलेंस किसका ले रहे हैं, पासबुक का, कैश बुक एंड पासबुक। अगर पासबुक का बैलेंस ले रहे हैं तो मुझे इस बैलेंस को इसके साथ मैच करना है, ठीक है। अगर ये बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ाना है, अगर ये कम हो रहा है तो इसको भी कम कर देना है, ठीक है। तो व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अब देखिए मैं इसको फिर से एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मान लो कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस आपके 2-2 हज़ार थे, सेम, ठीक है। अब हम पासबुक का बैलेंस ले रहे हैं, ये याद रखना आपने। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दी, मान लो किसी कस्टमर को डायरेक्ट पेमेंट कर दी, कोई हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी काट ली, किसी तरह की पेमेंट कर दी 500 रुपये की, तो मेरा पासबुक का बैलेंस रह गया 1500। लेकिन क्योंकि बैंक ने पेमेंट की, हमें इस बारे में कोई इंटीमेशन नहीं मिला, तो कैश बुक का बैलेंस तो वही सेम वाला रिफ्लेक्ट करेगा 2000। अब मैंने क्या कहा था, पासबुक का बैलेंस देख रहे हो, किसको देखना आपने, सामने वाले ही नहीं, उल्टा कैश बुक को। एज़ कम्पेयर टू पासबुक ये बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, मतलब फिर से 500 वो ऐड करना पड़ेगा। सो द आंसर वुड बी एडिड टू बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको फिर से हमें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट अनकलेक्टेड चेक्स। जब बैलेंस जो है कैश बुक का, जब बैलेंस हमारा कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है तो अनकलेक्टेड चेक्स आर, देखिए फिर से आपको बता दूं, ये कैश बुक ये पासबुक, राइट। फिर से मान लो कि 2000 का हमारा बैलेंस है, दोनों का सेम। अब अनकलेक्टेड चेक वो होते हैं जो हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए लेकिन बैंक में वो पैसा हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ। मान लो किसी कस्टमर ने हमें 1000 रुपये की पेमेंट की थी, हमने चेक से पेमेंट की है, हमने कैश बुक में 1000 रुपये ऐड कर लिया बैंक कॉलम में, याद रखना कैश बुक के बैंक कॉलम में। लेकिन वो चेक जब हमने बैंक में जमा करवाया तो वो नहीं जमा हुआ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कुछ दिन लग जाते हैं चेक क्लियर होने में। तो मान लो जिस डेट तक की हम बना रहे हैं तब तक वो चेक हमारे बैंक में नहीं आया था। तो एज़ कम्पेयर टू हमें किसके साथ कंपेयर करना है, पासबुक। ये बैलेंस क्या हो रहा है कैश बुक का, इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स मुझे इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा 1000, सो दैट दोनों बैलेंस बराबर हो जाएं। तो मैंने यही कहा शुरू से, आपने अगर कैश बुक से शुरू करना है तो पासबुक को देखना है कि उसका बैलेंस एज़ कम्पेयर टू कैश बुक क्या हो रहा है, डिक्रीज़ या इंक्रीज़। अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ कर दो, इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ कर लो। तो यहाँ क्या हो रहा था, एज़ कम्पेयर टू पासबुक ये इंक्रीज़ हो रहा था, तो मुझे अगर इसको इसके बराबर करना है तो 1000 मुझे इसमें से फिर से माइनस करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट इज़
ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर टू नो द काजेज फॉर द डिफरेंस बिटवीन, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पासबुक का और हमारी जो कैश बुक का उसके बैंक कॉलम का हमें डिफरेंस देखना होता है। तो बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया तो ज़्यादा टाइम इस पर मैं नहीं लूँगा। नेक्स्ट इज़ व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, अनकलेक्टेड चेक्स आर। अब जब बैलेंस पासबुक का है तो अनकलेक्टेड चेक्स को हम क्या करेंगे, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, कैश बुक और पासबुक। अनकलेक्टेड चेक वो हो गए जो हमने अपने जो भी डेटर है उसे रिसीव कर लिया लेकिन बैंक में हमारे वो पैसा जमा नहीं हुआ। देखिए अगर पासबुक का बैलेंस ले रहे तो मुझे अब इसको इसके बराबर करना है। सपोज़ करो कि बैलेंस 2000 था, पासबुक का बैलेंस भी 2000 था। अब अनकलेक्टेड चेक वो हैं जो हमें रिसीव हो गए लेकिन बैंक में वो पैसा क्लियर नहीं हुआ। तो मान लो अगर कोई चेक मुझे मिला तो मैंने, मान लो 1000 रुपये का चेक था तो मैंने अपना कैश बैलेंस 3000 कर लिया, राइट, लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ। अनकलेक्टेड मतलब जिसका पैसा हमारे अकाउंट में कलेक्ट नहीं हुआ या क्लियर नहीं हुआ। तो ये बैलेंस आपका कितना रहा, 2000। अब मुझे पासबुक को कैश बुक के साथ कंपेयर करना है, इट मीन्स इस बैलेंस को इसके बराबर लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये इसमें फिर से ऐड करने पड़ेंगे। तो वही मैंने कहा कि सामने वाला बैलेंस, अपने उलट वाला बैलेंस देखो, वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ कर दो यहाँ पे, अगर ये डिक्रीज़ हो रहा होता तो डिक्रीज़ कर दे। तो हमें क्या किया, हमने इंक्रीज़ करने के लिए ऐड कर दिया। तो आंसर भी हमारा यही होना चाहिए, एडिड इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बैलेंस कौन किसका है, कैश बुक का। तो अगर हम कैश बुक का बैलेंस है तो उसको हमें हमेशा किसके साथ कंपेयर करना है, पासबुक के साथ। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी आपसे इंटरेस्ट काटा आपका, ठीक है। सपोज़ करो 1000 रुपये का बैलेंस था, कैश बैलेंस, और इतना ही पासबुक में भी था। अब बैंक मान लो अगर आपका इंटरेस्ट 100 रुपीज़ काट लेता है तो ये बैलेंस आपका 900 रह गया, लेकिन यहाँ पे हमें इसके बारे में नहीं पता तो ये बैलेंस 1000 रुपये है। अब मुझे किस बैलेंस को किसके बराबर करना है, कैश को बैंक के पासबुक के बैलेंस के साथ कंपेयर करना है। तो ये बैलेंस जो है इसके मुकाबले क्या है, इसके मुकाबले ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना है, 100 रुपीज़ इसमें से अगेन माइनस कर देना। वही मैंने कहा कि आपने नज़र रखनी है सामने वाले बैलेंस पे। अब ये बैलेंस क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से डिक्रीज़, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़, उसके लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। सो आंसर वुड बी सब्ट्रैक्टेड इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs। आई होप आपको ये क्लियर है, और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स मिले तो मैं ये टॉपिक एक बार फिर से आपको विंग्स एक उड़ान पे यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट MCQs नेक्स्ट टॉपिक पे अभी नहीं बता सकता, लेकिन कल आपको पता चल ही जाएगा किस टॉपिक पे ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट MCQs के लिए वेट करिए नए टॉपिक का, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। इन केस ये टॉपिक अभी भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ज़्यादा अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आई दोबारा ये टॉपिक करवाने की तो मैं एक बार फिर ज़रूर इसको करवा दूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।